यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8वां पॉइंट लिखेंगे प्लीज। कल मैंने 7 पॉइंट लिखवा दिए थे डायरेक्ट डिक्लेरेशन में कि कोर्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब 8वां पॉइंट है। 8वां पॉइंट उस बारे में बात करता है कि जहां पर ब्राइड बर्निंग का केस है, ठीक है। किसी दुल्हन को आग लगा, मतलब किसी दुल्हन ने खुद को आग लगा ली, मतलब किसी लड़के ने खुद को आग लगा ली है, कोई मैरिड वुमन है उसने खुद को आग लगा ली है, तो वहां पे कोर्ट की अप्रोच क्या होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। 8वां पॉइंट हेडिंग डालेंगे प्लीज, और हेडिंग क्या डालेंगे, सीधा लिखने स्टार्ट कीजिए 8 पॉइंट में। इन केस ऑफ ब्राइड बर्निंग, इन केस ऑफ ब्राइड बर्निंग, इन केस ऑफ ब्राइड बर्निंग, जहां कहीं भी महिला के जलने का प्रश्न है, जहां कहीं भी महिला के जलने का प्रश्न है, जहां कहीं भी महिला के जलने का प्रश्न है, and the woman got burned, and the woman got burned almost 90 to 80 to 90%, 80 to 90%, जहां महिला 80 से 90% झुलस गई हो, जहां महिला 80 से 90% झुलस गई हो, and the defense was and defense was and the defense was mainly relying upon suicide, and defense on mainly relying upon suicide, और वहां प्रतिरक्षा में मामले को आत्महत्या का बताया जा रहा हो, और वहां प्रतिरक्षा में मामले को आत्महत्या का बताया जा रहा हो, then the court will examine whether such victim तो वहां न्यायालय ये परीक्षा करेगा कि the court will examine whether the victim having such courage to do so परीक्षा करेगा कि क्या पीड़िता के पास ऐसा करने का साहस था। आगे लिखिए, डिग्री ऑफ बर्निंग इज नॉट क्राइटेरिया, 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 जलने का प्रतिशत जलने का प्रतिशत जलने का प्रतिशत कोई मापदंड नहीं होंगे। 9वां पॉइंट लिखिए। 9वें पॉइंट पे ना सर उस वाले मामले की बात है कि जैसे मान लीजिए कोई स्टेटमेंट दे रही है डायरेक्ट डिक्लेरेशन के अंदर, और डायरेक्ट डिक्लेरेशन में कोई स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है, उस स्टेटमेंट के बीच में ही अगर विक्टिम की डेथ हो जाए और उसने नाम नहीं बताया, ठीक है ना, होता है ना कुछ जो बिल्कुल मुद्दे की बात पे नहीं आते, इधर से घुमा फिरा के पूरी बात करते हैं कि सुबह तो सर खाना बना रही थी, सब्जी में तेल कम था, सोचा तेल ले लूं, ऐसे मतलब द होल स्टोरी नॉट स्टार्ट फ्रॉम कि पीछे कौन है बिहाइंड, लेकिन वो पूरी स्टोरी नहीं नरेट कर पाई, और उसने जो रियल कल्प्रिट है उसका नाम नहीं बताया, मेन जो प्राइम अक्यूज्ड है उसका नाम नहीं बताया, तो किसने किया, वैसे स्टोरी नरेट ही करती रहेगी। देखिए अगर उसने अक्यूज का नाम लिया है तो मतलब फिर तो वो एडमिसिबल होगा, अगर अक्यूज का नाम नहीं लिया है डायरेक्ट डिक्लेरेशन के अंदर तो वो एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो यूजलेस स्टेटमेंट है। उसे ना तो कॉज ऑफ डेथ पता लग रही है और नहीं ट्रांजेक्शन जिसमें डेथ हुई उसे पता लग रही है। बात समझ में आई? तो इन बिटवीन अगर किसी की डेथ हो जाती स्टेटमेंट देते समय, तो अगर नाम लिया है तो इस पॉइंट को अपने हिसाब से ही नोट कर लीजिए, इसमें क्या लिखा हूं मैं। ठीक है ना, समझ में आई बात? समझ में आई? नाम ले लिया अगर उसने तो फिर तो एडमिसिबल है, अगर नाम नहीं लिया और इन बिटवीन अगर उसकी डेथ हो गई तो वो यूजलेस स्टेटमेंट है,
क्योंकि वो 26 का जो ए क्लोज है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। सर्कमस्टांसेस से नहीं होता ना, कि रिजल्ट क्या होता है यूजुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए घर में कलेश चल रहा है पड़ोसी की वजह से, अब पूरा जिक्र पड़ोसी का है, लेकिन सुसाइड पड़ोसी की वजह से नहीं करी है, लास्ट में क्या होता है पति ने डांट दिया, पति ने 4 थप्पड़ और मार दिए, उसकी वजह से सुसाइड किया है। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन नहीं ऐसा बताया है उसने जिसमें सिर्फ अगर वो पूरी स्टोरी को नरेट करी और पड़ोसी की बुराई करी, तो फिर उस स्टेटमेंट से कंक्लूसिव कहां हुआ है कि पड़ोसी ने मारा है? आप ये बताइए मुझे। ऐसा होता है ना कि भाई सास ससुर की बुराई कर रही है, सास ससुर की बुराई कर रही है, लेकिन सुसाइड इसलिए किया क्योंकि पति ने भी 4 थप्पड़ मार दिए। तो फिर सास ससुर की बुराई करना इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में ही बात? अब सिर्फ अगर ट्रांजेक्शंस में कुछ कंक्लूसिवली अगर नहीं निकल पा रहा है तो फिर क्या मतलब है उस पूरे स्टेटमेंट का? तुम कॉज ऑफ डेथ तो तुम चलो ठीक है तुम बता रहे हो, और तुमने भी बता दिया कि किस समय व्यवहार में उसकी डेथ हुई है, किस परिस्थिति में उसकी डेथ हुई है, लेकिन अगर वो बहुत कंक्लूसिविटी में नहीं जा रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं उस स्टेटमेंट का, वो यूजलेस हो जाता है। फिर क्या होता है ना, प्रोसिक्यूशन उसको प्रूव नहीं कर पाएगा, और जब अभियोजन उसको साबित ही नहीं कर पा रहा तो तुम बीइंग ए जज हमेशा ये बात देखना कि फिर उस स्टेटमेंट का कोई रिलेवेंस नहीं है। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, उसका साइन बहुत मैटर करता है, कौन रिकॉर्ड कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस जो डायरेक्शन को वेरी करती है। बात समझ में आई? ऐसा होता है कहीं कहीं पे क्या ना, डॉक्टर सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। 10वां पॉइंट लिखिए। हाँ सॉरी, 9th पॉइंट लिखिए। 9th पॉइंट वही था, ठीक है ना, कि अगर नाम नहीं लिया है तो फिर वो कोई रिलेवेंस नहीं है वाली बात है। 10th पॉइंट लिखिए। और एक क्या होता है ना कि यूजुअली इन केसेस में एक डॉक्टर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। यूज होता क्या है, अब मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या मतलब है उसको समझिए। क्या होता है कि विक्टिम वाज वेरी फिट इन स्टेट ऑफ माइंड, इसके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू करता है डॉक्टर। क्या होता है जहां पे भी केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और उसमें प्रोसिक्यूशन नहीं चाहता कि कोई भी लूप छोड़े, तो एक डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं कि डेट सच विक्टिम इज फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन। फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि सर वो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ऐसी है कि हाँ उस काम को कर सकती है। जैसे मान लीजिए वो कोई भी अनुस्थापित करने के लिए कोई बात बोल सकती है, जैसे उसके मेंटल पोजीशन वो है उसकी कि हाँ वो फिट है और वो कोई भी स्टेटमेंट दे सकती है। डॉक्टर अगर सर्टिफिकेट इशू करता है, बहुत से केसेस में करता है, यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी इशू कर देता है डॉक्टर। जैसे मान लीजिए उसके पास विक्टिम 3-4 घंटे तक जिंदा रह लेगी और वो फाइट कर रही है डेथ से, तो अब जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने आ रहे हैं तो डॉक्टर से हैंड टू हैंड क्या किया, एक सर्टिफिकेट बनवा लिया आपने, एक सर्टिफिकेट दो कि ये बोल पा रही है, आप सुन पा रहे हो मुझे, समझ पा रहे हो मुझे, बताएंगे आप, स्टेटमेंट देंगे अगर बुलाएंगे तो मजिस्ट्रेट साहब को। लड़की बोल रही हाँ, तो डॉक्टर ने हैंड टू हैंड सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि हाँ शी इज इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड। मेंटली तो ठीक है लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही ना सर। दो चीजें होती है हर इंसान के शरीर में, एक होती है मेंटल कंडीशन, एक है बॉडी। कभी भी क्या होता है, सुसाइड हो गया, बर्न हो गया, इन सब में क्या होता है बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन मेंटली तो आदमी को पता है ना, मेंटली तो ही इज टफ। तो वो मेंटली अगर स्ट्रांग है तो डॉक्टर एक इस इन दैट रिगार्ड आल्सो इशू ए सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो डॉक्टर क्या होता है फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है, भाई ये फिट स्टेट ऑफ ओरिएंटेशन है, मतलब ये बता सकती है इसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। और उसको मतलब उसका मतलब ये होता है कि ही दैट शी हैज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, ताकि कल को डिफेंस ये प्लीड रेज ना करे कोर्ट के अंदर कि दैट शी वाज नॉट इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड, वेयर इज द सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर। क्योंकि उसमें लिखा होगा ना कि किस टाइम रिकॉर्ड किया, किस टाइम डेथ हुई। तो अगर मान लीजिए 12 घंटे का टाइम है तो फिर सर्टिफिकेट भी तो होना चाहिए ना भाई। अगर समय की कमी होती है तो हम भी समझते हैं कि हाँ ये जो रीजन है ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि चलो ठीक है, उसको लेके आए, डायरेक्शन रिकॉर्ड किया, उसके 15 मिनट उसकी डेथ हो गई। सो देर इज नो सच टाइम कि वहां पे आप सर्टिफिकेट भी ऑब्टेन करें। लेकिन जब 12-12 घंटे तक तुम
जिंदा है कोई महिला, उसकी डेथ नहीं हुई है इमीडिएटली, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज सफिशिएंट टाइम टू गिव द सर्टिफिकेट बाय द डॉक्टर। सर्टिफिकेट होना चाहिए था दैट शी वाज इन फिट स्टेट ऑफ माइंड। और अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो डॉक्टर को समन किया जाएगा, जो भी उस दिन ड्यूटी पे डॉक्टर था उसको समन किया जाएगा। बात समझ में आई? जो भी उस दिन ड्यूटी डॉक्टर था उसको समन किया जाएगा, समन करके उसको बुलाया जाएगा कि बताइए कि डेट शी वाज इन द फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, क्या कंडीशन थी उसकी, क्या वो समझ पा रही थी, बोल पा रही थी, उससे कौन कौन मिलने आया था, सारे सवाल होंगे ना उससे। क्या आप पूरे टाइम उसके साथ थे, या बाकी पेशेंट्स को भी अटेंड कर रहे थे, क्या कोई ट्यूटरिंग तो नहीं करी किसी ने उसको, जो भी नर्स है कंसर्न नर्स सामने रिकॉर्ड हुआ है, सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, ठीक है ना। डायग्नोसिस इज a strong piece of evidence। लिख लीजिए इसमें, it is required that a fitness certificate a fitness certificate a fitness certificate must be issued must be issued must be issued with respect to mental capacity of victim। ये भी आवश्यक है कि ये भी आवश्यक है कि पीड़ित से संबंधित चिकित्सक द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसके माध्यम से वो उस मानसिक अवस्था में थी कि वह युक्ति युक्त बातों को समझ पाती, युक्तियुक्त बातों को समझ पाती। पैराग्राफ से लिखिए, इफ देयर इज नो सर्टिफिकेट देन कोर्ट कैन आल्सो इशू ए समन। If there is no certificate, then court can also issue a summon. यदि वो प्रमाण पत्र नहीं है तो न्यायालय समन जारी करेगा। यदि वो प्रमाण पत्र नहीं है तो न्यायालय समन जारी करेगा। जी, कौन सा पॉइंट है? 11वां में लिखिए। अब सवाल ये है कि सर जहां पे एक से ज्यादा डायरेक्ट डिक्लेरेशन है तो वहां पे क्या होगा? अगर एक से ज्यादा मृत्युकालीन कथन है तो वहां क्या होगा? फर्स्ट वाले को वी विल कंसिडर फर्स्ट वाला। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन है तो उतने ही, अब आपको ये याद रखें कि जितने टाइम तक वो जी, जैसे 10 घंटे जी, 6 घंटे जी, तो इतने में सब लोग आते हैं। और फिर उससे क्या होता है, देखिए ऐसा है कि अगर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी तो आप फर्स्ट वाले को रिलाई करो। अगर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी नहीं है और उसने सिर्फ एक या दो नाम एक्स्ट्रा जोड़े हैं बाद वाले में, तो बाद वाले को रिलाई करो। क्या पता उस टाइम उस सडन हीट ऑफ मोमेंट में उसको ज्यादा नाम याद नहीं आ रहे हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होती है देन द फर्स्ट वाला, यू ऑलवेज प्रिफर द फर्स्ट, जो फर्स्ट वन है। लिखिए इसमें, wherever there are several dying declaration, जहां कहीं भी एक से अधिक मृत्युकालीन कथन है, कॉपी को दो भागों में डिवाइड करना, इधर लिखना, if all are in the same lines, मतलब सब में एक ही बात रिपीट कर रही है वो बार बार, तो मतलब इट्स सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। क्या है सर ये? ठीक है, लिखिए इसमें, यदि पीड़िता द्वारा एक ही कथन किया गया है, यदि पीड़िता द्वारा हर बार एक ही कथन किया गया है,
यदि पीड़ित द्वारा हर बार एक ही कथन किया गया है तो दोष सिद्धि के लिए एकमात्र कथन पर्याप्त है। तो दोष सिद्धि के लिए एकमात्र कथन ही पर्याप्त है। तो दोष सिद्धि के लिए एकमात्र कथन ही पर्याप्त है। और जहां पे भी वेरियस डायमेंशनलेशन है और जहां पे इनकंसिस्टेंट है, जहां कहीं भी एक से अधिक मृत्युकालीन कथन है और वह एक दूसरे के साथ भी संगत है, जहां कहीं भी एक से अधिक मृत्युकालीन कथन है और वह एक दूसरे के साथ भी संगत है, देन ऐसे लिखिए, wherever there is various dying declaration and they are inconsistent with each other wherever there is various dying declaration and they are inconsistent with each other there should not be sole basis of conviction तो केवल उसे उस कथन के आधार पर ही दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो केवल उसे उस कथन के आधार पर ही दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। समझ में आई? मतलब सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। इट कैन नॉट बी सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन। अगर इनकंसिस्टेंसी है, विसंगतता है स्टेटमेंट में, अगर आपको इनकंसिस्टेंसी दिख रही है तो आप उसके बेसिस पे कन्विक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। आगे लिखिए, द कोर्ट शुड बी वेरी कोशियस आगे इधर नीचे, द कोर्ट शुड बी वेरी कोशियस। अरे दो भागों में डिवाइड, अरे बस डिफरेंसेस नहीं लिखना है, नीचे खत्म हो गया, बस डिफरेंस नहीं लिखना है। द कोर्ट should be very cautious and court will look into other circumstances also and the court will look into other circumstances also लिखिए, न्यायालय को सावधान रहना होगा तथा अन्य उपस्थित साक्ष्य भी देखने होंगे किस तरह लिखिए, अदबीर वर्सेस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। इसके थोड़े से केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है, फैक्ट्स है इसके, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अदबीर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिस इज 2010 सुप्रीम कोर्ट। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस केस के, और आपको समझ में आना चाहिए कि डायन रिलेशन के जो मल्टीपल डायन रिलेशन होते हैं उसकी क्या होती है। इस केस में होता क्या है और केस के फैक्ट्स सुनिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके, इसको समझिए, इसके फैक्ट्स को होता क्या है इसके फैक्ट्स में। सर ये अदबीर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में क्या होता है, इसमें मल्टीपल डायन रिलेशन के रिकॉर्ड होते हैं। अब होता क्या है सर, हस्बैंड होता है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट वाइफ होती है, ये बेसिकली आदमी मैरिड का होता है, कहाँ का होता है,
मेरठ जानते हैं आप लोग, मेरठ का है, दिल्ली से आगे चलेंगे हरिद्वार की तरफ तो मेरठ आएगा, गाजियाबाद क्रॉस करके मेरठ आता है। तो हस्बैंड इज बेसिकली फ्रॉम मेरठ, और इसकी वाइफ होती है, इसकी जो ये इसकी फर्स्ट वाइफ होती है। कौन सी वाइफ होती है, मतलब मैं इसको फर्स्ट लिख दूं यहाँ पे। इसका एक बेटा होता है, इसका नाम है अतबीर। क्या नाम है इसका, ठीक है। ये दिल्ली जाता है काम करने, तो दिल्ली में एक और सेकंड शादी करता है। दिस इज वाइफ नंबर 2, ठीक है। इस वाइफ के 2 बच्चे होते हैं, S1 मतलब सन, और एक डॉटर। अब जो ओरिजिनल वाइफ है वो बार बार जाती है, पैसे मांगेगी ना, दिल्ली में रहता है, हस्बैंड कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो वो क्या करते थे सर, ये लोग मुखर्जी नगर रहते थे, मुखर्जी नगर में भी हाउस नंबर 33, इसके केस में तुम पढ़ोगे तो पूरा तो मिल जाएगा। मुखर्जी नगर में हाउस नंबर 33 में रहते हैं। अब होता क्या है इस केस के अंदर, ये रहती है मेरठ के अंदर, तो ये दिल्ली आके बार बार पैसे मांगती है अपने हस्बैंड से, ठीक है। हस्बैंड से हर दिन पैसे मांगती है। अब जिस दिन डे ऑफ इंसिडेंट था उस दिन क्या होता है, ये दोनों दिल्ली मेरठ से दिल्ली आते हैं मुखर्जी नगर से पैसे मांगने के लिए, लेकिन उस दिन ये घर पे नहीं होता, तो ये वहीं बैठ जाते हैं। तो इसमें और इसमें बहुत हीटेड आर्गुमेंट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, हो गई ना सर, हीटेड आर्गुमेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब पैसे मांगते तो ये मना कर देती है कि नहीं नहीं मिलेंगे, कहीं का पैसा, किस बात का पैसा, या मेहनत करके कमाते हैं, दिल्ली है, महंगा है, ये वो सब 100 बातें होती, वो रिफ्यूज कर देती है। पहली बीवी को गुस्सा आता है, जब माँ को गुस्सा आया तो फिर अदबीर को भी गुस्सा आया। जब अदबीर को गुस्सा आया तो सर इसने क्या किया, तीनों को मार दिया। इसका भी गेम ओवर है, इसका भी गेम ओवर है, इसका भी, तीनों को गले से काट के स्लिट थ्रोट करके तीनों को मार दिया अदबीर ने इस केस के अंदर। अब और इनकी सारी सारी बॉडीज को क्या कर दिया, मैट्रेस होता है ना, गद्दे, इनकी बॉडी लाश के ऊपर गद्दे डाल दिए। तभी क्या है सर, नेबर ने देख लिया, जब ये एविडेंसेस को क्लियर कर रहे थे, खून वो साफ कर रहे थे, और जब एविडेंसेस नेबर ने देख लिया, नेबर जाता है भाग के और पड़ोस में जाके बोलता है, पड़ोस से फिर पुलिस को खबर हो जाती है, और जब पुलिस को खबर हो जाती है तो ये पहले डायरेक्ट डिक्लेरेशन देती है किसको, पड़ोसी को। पड़ोसी का नाम होता है डॉक्टर मोंगा। एक पड़ोसी होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, एक लड़की जो होती है ना, लड़की डॉटर, ये उसकी लड़की बेसिकली उसको मारते हैं, तब उसकी थोड़ी सांसें चल रही होती है, तो ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन 1 रिकॉर्ड कराती है डॉक्टर मोंगा को, और जो कांस्टेबल मौके पे आता है उसे, ठीक है। फिर जब इसको हिंदू राव हॉस्पिटल ले जाते हैं, हिंदू राव हॉस्पिटल दिल्ली में है, जब उसको वहां लेके जाते हैं तो वहां पे ये अपना सेकंड डायरेक्ट डिक्लेरेशन देती है। और जब ये सेकंड डायरेक्ट डिक्लेरेशन देती है तो हिंदू राव हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस होती है ना, तो एम्बुलेंस में जो कंपाउंडर बैठा होता है उसको सेकंड डायरेक्ट डिक्लेरेशन देती है, ठीक है। और ये जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन दिया है, ये किसको दिया है, कंपाउंडर को, जो अपने 108 में बैठा होता है ना, मेडिकल स्टाफ होता है, वो उसको देती है। तो मतलब इसने 2 स्टेटमेंट जो दिए हैं, दोनों डायरेक्ट डिक्लेरेशन, दीज आर इन ओरल फॉर्म। किसमें सर ये, ठीक है। मेडिकल रिकॉर्ड में आता है कि दैट गर्ल इज वेरी ब्रूचुअली, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मौके पे पहुंचते नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थोड़ा दूर होते हैं, उनको टाइम लगता है। तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर होता है, SHO या DSP जो भी होगा उस टाइम पे मौके पे, वो क्या करता है, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेता है, और ये जो होता है नेरेटिव फॉर्म में होता है। और डॉक्टर क्या करता है, एक फिटनेस सर्टिफिकेट भी इशू करता है इस पूरे मैटर में। डॉक्टर एक फिटनेस सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये बोलने लायक कंडीशन में है। तो ये जो थर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है, ये रिकॉर्डेड होता है, मतलब रिटर्न फॉर्म में होता है। किसमें होता है, और जब रिटर्न फॉर्म में होता है तो उसके साथ डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट भी होता है। देयर इज अ फिटनेस सर्टिफिकेट आल्सो विद दिस थिंग।
और अल्टीमेटली क्या होता है सर, सकम्बेंटेड टू द डेथ, उसकी सर मृत्यु होना हो जाती है अल्टीमेटली। ऐसा बताते हैं कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो था, क्योंकि डॉक्टर भी वहीं पे होता है, तो डॉक्टर है जो उसके फादर का कोई नॉन है, ऐसा कुछ आरोप लगाता है डिफेंस। अब यूजुअली क्या हुआ, ये तीनों जो आप डायरेक्शन देखेंगे, दो तो ओरल फॉर्म में थे और एक ये रिटर्न फॉर्म में था। तो अदबीर केस ने बोला कि अगर कंटिन्यूस बयान वही है, स्टेटमेंट वही है, स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिफेंस ने कुछ पॉइंट्स रेज किए। डिफेंस ने पहला पॉइंट रेज किया कि सर डिस्क्रिपेंसी है टाइम ऑफ डेथ एंड रिकॉर्डिंग, टाइम ऑफ डेथ में और रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन में डिस्क्रिपेंसी है। उसको प्रोसिक्यूशन एक्सप्लेन कर सकता है। प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है सर उसको, ये तो एक्सप्लेन करने वाली चीज है ना, कि अगर आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग किसने करी है, रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट साहब ने क्यों नहीं करी, तो बता सकते हैं ना। दूसरा सवाल है वाई पुलिस ऑफिसर इज रिकॉर्डिंग, दूसरा सवाल इसने उठाया डिफेंस ने, वाई पुलिस ऑफिसर इज रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस, द डायरेक्ट डिक्लेरेशन, पुलिस ऑफिसर क्यों रिकॉर्ड कर रहा है डायरेक्ट डिक्लेरेशन, उसकी भी प्रोसिक्यूशन उसको उस डिस्क्रिपेंसी जो है, उसकी जो अनियमितता उसको बता सकता है, उसकी विसंगति उसे दूर कर किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई पुलिस ऑफिसर क्यों रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो पहुंच नहीं सकता था टाइम पे, मजिस्ट्रेट साहब नहीं आ सकते थे टाइम पे, इसलिए पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है। तीसरा उसने बोला कि जो डॉक्टर है ये अक्वेंटेड है डी के फादर का, चलो डॉक्टर अक्वेंटेड है, लेकिन मोंगा को जो बोला, कांस्टेबल को बोला वो सही है, उस टाइम अक्वेंटेड था, या कंपाउंडर को बोला उस टाइम कोई अक्वेंटेड था, उसको कोई जानकार था डॉक्टर, समझ। अगर बयान बदल ही नहीं रहे हैं तो मतलब सच्चाई वही है ना। और जो फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो एक इसने इन्होंने उठाया कि जब उसका गला काट दिया तो उसने बोला कैसे। तीसरा डिफेंस क्या लिया, आप कह रहे हो कि गला कट गया है तो फिर बोल कैसे रही थी, तो डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट में लिखा कि डेट देर इज ए करेज इन द गर्ल, वो अपनी हिम्मत से बोल रही थी, उस लड़की में हिम्मत थी इतनी कि वो बोल पा रही थी। साहस भी तो कोई चीज होती है ना, अरे साहस भी तो कोई चीज होती है। ये नहीं फौज पे गोली लग जाती, 5 5 10 गोली लग गई फिर भी अपने जिंदा रह गए। एक है योगेंद्र यादव, परमवीर चक्र, 19 साल के तब परमवीर मिला था उन्हें, जानते हो आप योगेंद्र यादव को, तो परमवीर चक्र उनके पास, 8 10 गोली खा के और 8 10 को निपटा के आए थे कारगिल में। तो मतलब हिम्मत भी तो कोई चीज होती है ना सर, किसी को एक गोली में जान चली जाती, कोई 8 10 गोली खा के भी चलो, वो हिम्मत की बात है ना। किसी का गला कटा हुआ है तो इसने बोला कि फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे इश्यू हो सकता है जब जब थ्रोट को स्लिट कर दिया है तो ये पूरा केस ऐसा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा, देखिए अगर स्टेटमेंट में कंसिस्टेंसी है, स्टेटमेंट क्या है, अगर कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट एक ही स्टेटमेंट है, देन उस पर रिलाई करो, उस पर सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन भी हो सकता है। क्या समझ में आई। और देखिए कोरोबरेशन भी है, संपुष्ट कर रहा है ना, ये स्टेटमेंट डायरेक्शन 1 डायरेक्शन 2 को संपुष्ट कर रहा है, कोरोबरेट कर रहा है, DD2 DD3 को संपुष्ट कर रहा है। और उसने स्टेटमेंट में जो भी उसने बात बोली है, बोलो बताओ उसका स्टेटमेंट क्या था डायरेक्शन का, यू वांट टू सी दैट, उसमें बोला क्या होगा मरने से पहले। अगर होगा केस में तो मैं दिखाऊंगा, अदबीर में, अदबीर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, 25 साल का है अदबीर। क्या नाम था इसका, सोनू अलियास सविता, क्या नाम था इसका, दिखाना आपको, इस डायरेक्शन देखना है इसका, कैसे डायरेक्शन को रिकॉर्ड किया है फॉर्मली। पैराग्राफ नंबर 17, जस्ट लुक एट द डायरेक्शन। अतबीर, सतबीर सुना था, अदबीर भी नाम होता है, बताओ ऐसा नाम रखा जो केस बन गया। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सविता, पढ़ लीजिए। आई रिजाइड एट अफोरसेड एड्रेस, दिस इज द डायरेक्शन।
माई स्टेप मदर चंद्रा, हर सन अदबीर, वन अशोक एंड वन मोर पर्सन। समझ में आई? तो सदबीर वाला केस ये था कि इसमें इनकंसिस्टेंट वाली बात जो थी, अगर एक ही स्टेटमेंट बार बार अगर दे रही है वो लड़की, सोनू अलियास सविता, 16 ईयर की थी, वो लड़की मर गई वैसे तो, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो अजबीर को इसमें कन्विक्ट कर दिया था, चंदा भाग गई और तीसरा आदमी भी भाग गया, वो कभी पकड़ाई में नहीं आया है। उसकी उसकी वो थी मदर चंदा, चंदा भाग गई, कभी उसको पकड़ नहीं पाए। और हाँ तीसरा भी भाग गया, तब एक और सब भाग गए, सिर्फ अदबीर को पकड़ा इसमें। तभी तो अदबीर एंड अदर्स होता ना, अगर बाकी होते तो किसका नाम अदबीर ही तो है, वरना क्या किसका नाम क्या बनता, अदबीर एंड अदर्स। ठीक है समझ में आ गई कहानी। चलिए अदबीर को केस को पढ़ा दिया मैंने, ऐसे बड़ी सैड केस ना, तुम लोग दुखी हो गए सारे अदबीर पढ़ के। अभी आप हिंदू लोग पढ़ो पहले, अभी आप स्कूल में कॉलेज में है ना अभी आप, हाँ तो अभी आप पढ़िए पहले, हिंदू लोग पढ़िए फिर हम बात करेंगे। चलिए ठीक है सर, डायरेक्ट हो गया, केसेस हो गए, और जो मेनली जो गाइडलाइंस थी वो हो गई। अब हमें डिस्टिंक्शन समझना पड़ेगा बिटवीन द इंग्लिश लॉ एंड इंडियन लॉ, कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है और इंडियन लॉ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कॉपी को दो भागों में डिवाइड करो, सिंपल सी बात है, टॉपिक कोई पूछता नहीं है, बट फिर भी क्या होता है ना कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि डायन डिक्लेरेशन में इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जजेस क्या होते हैं ना, जजेस यूज टू रीड अलॉट, हाई कोर्ट जजेस, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि इंग्लिश लॉ में क्या कि जैसे अभी उन्होंने पूछ लिया, अभी इंसेनिटी की बात, अभी इंटरव्यू की बात है कि मेडिकल और लीगल इंसेनिटी में क्या अंतर होता है, पूछ रहे थे बच्चों से। तो दे कैन आस्क, सर्टेनली आस्क यू दोस थिंग्स, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज ऐसी हो जो हमसे छूट जाए, जो एग्जाम में उस टाइम काम आए हमारे। हैंड डालिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, what is the difference between English and Indian law with respect to dying declaration? What is the difference between English and Indian law with respect to dying declaration? Dying declaration. इधर लिखिए सर इंग्लिश, इंग्लिश लॉ, इधर लिखिए इंग्लिश लॉ, हिंदी में सवाल लिखिए, अंग्रेजी व भारतीय विधि में, अंग्रेजी व भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन में क्या अंतर है, अंग्रेजी व भारतीय विधि में मृत्युकालीन कथन में क्या अंतर है, मृत्युकालीन कथन में क्या अंतर है। कॉपी को दो भागों में डिवाइड करेंगे, पुट हियर इंग्लिश लॉ, अंग्रेजी विधि में इंग्लिश लॉ में क्या है और अपने इंडियन लॉ में क्या है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट ओनली रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस, इट ओनली रिलेटेड टू द क्रिमिनल केसेस, ये केवल डांडिक मामलों, ये केवल डांडिक मामलों पर ही लागू होता है, ये केवल डांडिक मामलों पर ही लागू होता है, ये केवल डांडिक मामलों पर ही लागू होता है। इट ओनली रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस, क्या चीज, डायन डिक्लेरेशन सिर्फ इंग्लिश लोग किस पे लगता है, क्रिमिनल केसेस में लगता है, वहां सिविल पे नहीं लगता। हमारे यहाँ पे क्या लगता है सर, लिखिए इधर, इन इंडिया इट अप्लाइज, इट अप्लाइज इवनली ऑन सिविल और क्रिमिनल केसेस, in India it applies evenly on civil and criminal cases। भारत में यह समान रूप से सिविल व डांडिक प्रक्रियाओं में लगता है, भारत में समान रूप से सिविल व डांडिक प्रक्रियाओं में लगता है, क्योंकि लाइन लिखी हुई ना सर उसमें 26 के ए में कि किसी भी नेचर की प्रोसीडिंग्स हो, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग से फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस चीज से क्या होता है सर, स्कोप ओपन हो जाता है, जब स्कोप ओपन हो गया एक बार, देन यू कैन चेंज इंटरचेंजेबली हियर, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। प्लीज सेकंड डिफरेंस लिखिए, in England only homicidal cases are covered, in England only homicidal cases are covered, in England only homicidal cases are covered। इंग्लैंड में सिर्फ
इंग्लैंड में सिर्फ मानव वध के मामले ही शामिल किए जाते हैं। इंग्लैंड में सिर्फ मानव वध के मामले ही शामिल किए जाते हैं। इंग्लैंड में सिर्फ मानव वध के मामले ही शामिल किए जाते हैं। इन इंग्लैंड ओनली होमिसाइडल केसेस आर कवर्ड। इधर लिखिए इंडिया में। इंडिया में क्या है सर? होमिसाइडल और सुसाइडल दोनों केसेस है यहाँ पे। इन इंडिया इट कवर्स होमिसाइडल एज वेल एज सुसाइडल केसेस। इन इंडिया इट कवर्स होमिसाइडल एज वेल एज सुसाइडल केसेस ऑल्सो। भारत में मानव वध के साथ साथ आत्महत्या वाले मामले भी शामिल किए जाते हैं। भारत में मानव वध के साथ साथ आत्महत्या वाले मामले भी शामिल किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सुसाइड केसेस को भी हम कंसिडर करते हैं कि ये भी एक क्या है, डायन डिक्लेरेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ डायन डिक्लेरेशन। थर्ड पॉइंट लिखिए प्लीज। In England, such statement has been made. In England, such statements have been made. In England, such statements have been made in the expectation of death. In the expectation of death. In the expectation of death. इंग्लैंड के अंतर्गत यह कथन मृत्यु की प्रत्याशंका में किए गए थे। मृत्यु की प्रत्याशंका में किए जाने आवश्यक है। मृत्यु की प्रत्याशंका में किया जाना आवश्यक है। मृत्यु की प्रत्याशंका में किए जाने आवश्यक है। क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता है ना सर, आपको एक्सपेक्टेशन सी ऑफ डेथ होनी चाहिए, मतलब आदमी को लगना ही चाहिए कि हाँ वो मर जाएगा, तभी हो। जैसे पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट वहां पे बनते नहीं है। हमारे यहाँ तो जब स्टेटमेंट दे रहे हो पुलिस को तो आपकी कोई आशंका नहीं है मरने की। अगर उसको आशंका में लेके आना है तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि अगर कल को मैं मर जाऊं तो स्टेटमेंट को डायरेक्शन बना लेना, तभी तो आशंका में आएगा ना। नॉर्मल स्टेटमेंट यूज नहीं होते हैं। बट इन इंडिया में लिखिए, इंडिया में लिखिए however in Indian law it is immaterial that whether such statement is made under the expectation of death or not. Such statement is made under the expectation of death or not. हालांकि भारत में यह अतात्विक है कि वह कथन मृत्यु की प्रत्याशंका में किए गए थे या नहीं। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ डिफरेंस देखिए, वी विल डिस्कस एवरी डिफरेंस, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। चौथा देखिए, in England it is necessary that victim has completed his statement. अंग्रेजी विधि में यह आवश्यक है कि पीड़ित ने अपना कथन पूर्ण कर लिया हो। अंग्रेजी विधि में आवश्यक है कि पीड़ित ने अपना कथन पूर्ण कर लिया हो। इधर लिखिए, however in Indian law when the statement related to cause of death or circumstances then such statement is relevant. परंतु भारत में जब भी कथन मृत्यु के कारण या समव्यवहार की परिस्थिति के बारे में होगा, मृत्यु के कारण या समव्यवहार की परिस्थिति के बारे में होगा, तो वो कथन सुसंगत माना जाएगा। ठीक है, आई थिंक that is enough differences between both these two. अब आप लिखिए conditions of admissibility of dying declaration. मृत्युकालीन कथन
के लिए आवश्यक शर्तें, मृत्युकालीन कथन के लिए आवश्यक शर्तें। इट्स ए बिग टॉपिक, ठीक है ना, ये बड़ा टॉपिक रहेगा और वी विल डिस्कस एवरी डायमेंशन ऑफ डाइंग रिलेशन इन दिस टॉपिक, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम यहाँ पे सारे डायमेंशन समझेंगे, सारे जो भी उसके उपबंध होते हैं, नियम होते हैं। द क्लास वुड बी रॉन्ग, सीपीसी क्लास लेक्चर नहीं होगा, आई वुड लीव द क्लास अर्ली क्योंकि कल टेस्ट है, कल टेस्ट नहीं होगा, आई हैव टू प्रिपेयर द पेपर, ठीक है। तो क्लास थोड़ी लंबी ले लूं, आर यू कंफर्टेबल इन दैट थिंग, ठीक है। डायमेंशन खत्म करते हैं आज पूरा, because it has a lot of topics in it and we would like to discuss every topic, ठीक है। अब समझने की बातें और समझ से चलना। आज मैं थोड़ा लेक्चर देने के मूड में हूँ, ना कि बोर्ड पे लगा के मेहनत कराने की, तो समझना तुम, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। देखिए जहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, उनके आवश्यक शर्तों की बात करता हूँ, तो पहली शर्त क्या होनी चाहिए डायरेक्शन के लिए? सर पहली शर्त होनी चाहिए टू whom द स्टेटमेंट इज मेड, किसको स्टेटमेंट दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, अगर आप मजिस्ट्रेट को दे रहे हो तो वो तो बहुत ही कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म, टू whom द स्टेटमेंट इज टू बी मेड एंड इट्स फॉर्म। किसे कथन किया गया है, पहला पॉइंट लिखिएगा, किसे कथन किया गया है और उसके प्रारूप, और उसके प्रारूप, और उसके प्रारूप। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, ये हेडिंग है, तब कम से कम ये, इसको आप हेडिंग कंसीडर करना, ठीक है ना। फर्स्ट हेडिंग ये है, इसके अंदर लिखिए, ए डाइंग डिक्लेरेशन कुड बी मेड टू एनी पर्सन, मृत्युकालीन कथन किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है, मृत्युकालीन कथन किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। डाइंग कुड बी मेड टू एनी पर्सन, मृत्युकालीन कथन किसी भी व्यक्ति को किया जा सकता है। थोड़ा सा तेज लिखेंगे, किसी व्यक्ति को किया जा सकता है, कोमा, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, डॉक्टर को, कोमा, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, कोमा, फ्रेंड, दोस्त, कोमा, नियर रिलेटिव, नजदीकी नातेदार या करीबी नातेदार, नातेदार, कोमा, ए पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी को, तो स्टॉप। However, a statement recorded by a magistrate, however, a statement recorded by magistrate or doctor, however, a statement recorded by magistrate or a doctor is considered to be more reliable. However, a statement recorded by a magistrate or doctor is considered to be more reliable. हालांकि यदि ये कथन मजिस्ट्रेट या डॉक्टर द्वारा, हालांकि यदि ये कथन मजिस्ट्रेट या डॉक्टर द्वारा अभिलिखित किया जाए तो उसे ज्यादा विश्वसनीय माना गया है, अभिलिखित किया जाए तो उसे ज्यादा विश्वसनीय माना गया है, तो उसे ज्यादा विश्वसनीय माना गया है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स को क्या होगा सर, ज्यादा कोरोबरेशन चाहिए होगा, ठीक है। फिर आप लिखिए, एक केस का नाम लिखिए, क्यूइन वर्सेस अब्दुल्ला 1885। केस का नाम लिखिए, क्यूइन वर्सेस अब्दुल्ला 1885, 1885। इसमें क्या होता है सर, एक छोटी बच्ची होती है, उसका गला काट देते हैं, तो वो इशारों से बताती है विक्टिम के बारे में, मतलब जो होता है ना अक्यूज, उसके बारे में, तो उसको भी जो इशारों से बता रही है, जो जेस्चर से बता रही है, जो इशारे करके बता रही है, ठीक है ना सर, उसको रिलेवेंट माना गया है। लिखिए, द स्टेटमेंट, अब फॉर्म की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा, फॉर्म्स की, किस फॉर्म में होना चाहिए, तो इसमें लिख दीजिए, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ए रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट। प्रारूप की बात करूंगा, ठीक है ना, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड, नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। कथन को अभिलिखित करने के लिए, कथन को अभिलिखित करने के लिए कोई भी प्रारूप विहित नहीं है, कथन को अभिलिखित करने के लिए कोई भी प्रारूप विहित नहीं है, कथन को अभिलिखित करने के लिए कोई भी प्रारूप विहित नहीं है। कल को क्या, वो कल क्या हुआ, नोटिफिकेशन आया उसका एपीओ का, तो अब बुरा तो हमें भी लग रहा है, क्योंकि काफी सारे बच्चे थे जो अपियरिंग थे, बट ड्यू टू द स्टबर्न एबिलिटी, उनके जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे। और यूजुअली बताए तुम्हें, अगर तुम लोगों को अलाउ कर देते ना, तो फिर वो बच्चे रिट डालते दूसरे वाले। सर वो दिक्कत है इसमें ना, एक्सप्रेस में लिखा हुआ लिखा, जब भी नोटिफिकेशन है, मेरे दोस्त ने जेलों में बोला था कि नहीं करेंगे, बोला ये तो
ये तो हम ही नहीं करेंगे, तो हमें ही पता था, लेकिन फिर भी एक भरना चाहिए हमें। यूजुअली क्या होता है ना कि अगर तुम लोगों को अलाउ कर देते, सुन लो बात, तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से फॉर्म नहीं भरा उनको भी अलाउ करना पड़ता, और फॉर्म की डेट दोबारा निकालनी पड़ती, और जब फॉर्म की डेट दोबारा निकालती तो एग्जाम के लिए टाइम भी देना पड़ता है इनको 60 महीने 90 दिन, जो आरपीएससी का रूल है। तो उससे फिर ये तुम्हारा एग्जाम पूरा डिस्टर्ब हो जाता। इस वजह से उन्होंने क्या सोचा कि तुम्हें जो बच्चे अपीयरिंग एपीओ में उनको थोड़ा बाहर निकाल के बाकी बच्चों को इन कर लेते हैं। मैं यार वो तो हाँ पास आउट होना चाहिए जिस दिन डेट आई थी ना एपीओ के फॉर्म की, जुलाई मतलब अप्रैल मई में। कैसे पास आउट होगा अप्रैल मई में? इनकी टाइमिंग ही गलत है, इनको जून जुलाई में देना चाहिए था। 2-3 महीने बाद करवा देते, फॉर्म की डेट खुलवा देते। हाँ ये तो थोड़ा सा इनको वो रहा, गलत रहा। ऐसा गलत है किसी पे कमेंट करना। यू आर नो वन टू कमेंट अपॉन देम। नहीं देखिए, एपीओ इज वेरी वेरी लॉन्ग पेंडिंग एग्जामिनेशन। क्या पता वो लोग कब से ट्राई कर रहे होंगे एपीओ को लॉन्च करने का, लेके आने का, ठीक है ना। एंड वी आर नो वन, इवन वी आर नो वन टू कमेंट अपॉन देम। आरपीसी है, दे आर एंड वी हैव टू रेस्पेक्ट देयर इंटीग्रिटी। हाँ बस ठीक है, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें। तो चलिए बात नहीं, चलो लिखो आगे लिखो। सर समय नहीं, बस प्लीज बात नहीं, आगे लिखिए। तो क्यून वर्सेस अब्दुल्ला लिख लिया आपने, केस का नाम 1885। इसमें लिखिए 1885, इस केस में लिखिए द स्टेटमेंट कुड बी इन रिटन, ओरल और इवन वर्बल। लिखो बस वही लिखवाया मैंने। क्या लिखवाया मैंने लास्ट में बताओ? बस हो गया, खत्म हो गया। और क्या लिखवा रहे थे इसके आगे? क्या बीच में छोड़ा हुआ है क्या सेंटेंस? फुल स्टॉप करके खत्म करो ना। सो लिखिए आगे, द स्टेटमेंट कुड बी इन रिटन, oral or even verbal. The statement could be in written, oral or even verbal. ये कथन लिखित, मौखिक, और इशारों के रूप में भी हो सकता है, और इशारों के रूप में भी हो सकता है, और इशारों के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हाथ से मैंने सिग्नल बता रहे हैं। जैसे क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला केस में ये हुआ था, छोटी बच्ची थी सर, अब किसका उसने रेप कर दिया, वो बोल नहीं पा रही थी, उसका गला काट दिया था, तो शी डिक्टेटेड ऑल द एक्शंस बाय हैंड मूवमेंट। ये केस मैं आपको वहां भी पढ़ाऊंगा जहां पे हम पढ़ेंगे दैट हु कैन बी ए विटनेस। तो वहां पे भी केस लिखवाया है मैंने, विटनेस कौन हो सकता है, साक्षी कौन हो सकता है। नहीं, विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। आजकल तो क्या होगा ना कि टेक्नोलॉजी इतनी होगी कि आजकल रिकॉर्ड किया जाता है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और इसमें तो गाइडलाइंस भी है कि जहाँ पे भी कोई अगर अदर मेन से देना चाहता है, ओरल और रिटर्न भी देना चाहता है, डायरेक्शन भी रिकॉर्डिंग ही करो, आप रिकॉर्डिंग करो, क्योंकि आजकल सबके पास फोन होते हैं ना। ये तो 1885 का केस है, और इशारों से भी करा है, तो आप उसके लिए ट्रांसलेटर कहाँ से लेके आओगे? और वो चलो ठीक है, ट्रांसलेटर भी ले आए, या फिर आपने स्पेशल एजुकेटर भी लिया है जो कि इशारों में जानते हैं, लेकिन उसको भी तो इशारे आने चाहिए। जैसे कोई आदमी है आज, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या पता कि इसको क्या बोलते हैं इशारों में? यही बात आती थी ना पहले, डीडी न्यूज के बगल में चलता था, एक इशारों वाले भी न्यूज बताता था। तो साइन मैनुअल भी तो उसको आना चाहिए ना, तभी तो साइन मैनुअल समझा पाएगा। बात समझ में आई? सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड हेडिंग लिखिए, द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। जिस व्यक्ति द्वारा कथन किया गया है, उसकी निश्चित ही मृत्यु होनी चाहिए। उसकी निश्चित ही मृत्यु होनी चाहिए। इसमें सर ऐसा सीन होता है कि देखो, डेथ जो हुई है आदमी की, वो डेथ होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इमीडिएट डेथ होनी चाहिए। हो सकता है ना कि इमीडिएट डेथ ना हो, साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, पर डेथ होनी चाहिए। जब तक डेथ नहीं होगी, वो स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन नहीं बनेगा। सर ऐसा ऐसा कुछ क्राइटेरिया जो इमीडिएट डेथ है तो उसकी ज्यादा मतलब वो वैल्यू है, और बाद में डेथ है तो उसकी कम वैल्यू है।
देखिए, अगर दो ही कंडीशन है, ज्यादा और बात का नहीं, टाइम स्पेन का याद मत रखो। याद रखिए एक बात, और वो एक बात क्या है कि समय 6 महीने बाद हो या 2 साल बाद हो, उसकी रिलायबिलिटी पे कमी नहीं आती है, नहीं उसकी एडमिसिबिलिटी कमी आती है। वो इसलिए नहीं आती है, जैसे मान लीजिए आज पुलिस को कोई स्टेटमेंट दिया है, 3 साल बाद आपकी हियरिंग है उसकी, उस मैटर में, और आप उसमें प्राइम विटनेस हो, ठीक है। आपने पुलिस से कितनी बार डिमांड की कि सर मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, मैं इस मामले में वांछित हूँ। जिस लड़की ने अजमल कसाब वाले केस में जिस लड़की ने उतरते देखा था, आज भी उस लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर आपको पता है तो यूजुअली क्या होता है, जो प्राइम विटनेसेस होते हैं, जो आइडेंटिफाई करते हैं, उनको बहुत स्पेसिफिसिटी दी जाती है। अब स्टेटमेंट तो आज दिया ना, 161 के बयान तो आज हो गए, पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया तो आज दिए, कोर्ट में जब बयान होंगे, कोर्ट में जब स्टेटमेंट होंगे, वो तो 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी हियरिंग आएगी। तो कोर्स ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड होना चाहिए ना जब भी डेथ हो। आपका फर्स्ट लेक्चर है आज का, लास्ट वाला लेक्चर लिए नहीं ना आपने? हाँ, तो बस फिर आप चुपचाप बैठिए, लास्ट डिस्टर्ब मत करो। ये सब बातें हम कर चुके हैं ऑलरेडी। स्टेटमेंट दो चीजों से रिलेटेड होना चाहिए, कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस। अगर स्टेटमेंट उनसे रिलेटेड नहीं है, द स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू देम, दोज स्टेटमेंट्स आर यूजलेस फॉर अस। कल शायद हमने डिस्कस भी किया था अहमदाद के, किसी को हार्ट अटैक आ गया तो स्टेटमेंट फिर वो रिलेटेड नहीं हुआ ना कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस से। अगर किसी की संदिग्ध हालत में मौत होती है, देन देन मस्ट बी समथिंग फिशी ना। तो कुछ फिशी नहीं है, आप उस पर रिलाई कैसे कर रहे हो? तो डाइंग डिक्लेरेशन का सिंपल सा फंडा एक बात याद रखिए, डाइंग तब तक नहीं है सर जब तक वो कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड नहीं हो। ऐसे तो सर हर आदमी जिसकी जिसके कोर्ट में गवाही लगी हुई है वही आदमी की डेथ हो रही है इंडिया में, तो सारे स्टेटमेंट थोड़े ना डाइंग डिक्लेरेशन बन रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसकी नेसेसिटी कितनी है, क्या वो प्राइम विटनेस है? नेसेसिटी भी होनी चाहिए ना। अरे सर 10 गवाह मामले के अंदर, एक गवाह की मौत हो गई, एक गवाह की मौत हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गवाह की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, अटैक आके मौत हो गई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 विटनेसेस तो हैं अलग। तो नेसेसिटी की बात भी बताई थी मैंने आपको कि आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है उसकी उसकी अगर आपने क्लासेस लिए तो the thing is, those concepts are very wide, plenary and plain in itself. लिखिए इसमें, the death need not occur immediately. The death need not occur immediately. The death need not occur immediately. ये आवश्यक नहीं है कि मृत्यु तत्काल रूप से आए, यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु तत्काल रूप से हो। द डेथ नीड नॉट अकर इमीडिएटली, यह आवश्यक नहीं कि मृत्यु तत्काल रूप से हो। But for the purpose of dying declaration, his death must occur. परंतु मृत्युकालीन कथन के उद्देश्य से उसकी मृत्यु होना आवश्यक है। परंतु मृत्युकालीन कथन होने से उसकी मृत्यु होना आवश्यक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और चीज लिखवाई थी, एक और चीज मैंने आपको डिक्टेट करवाई थी। एक और लाइन लिखिए, however if the death of person has not been occurred, however if the death of the person has not been occurred, परंतु यदि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो, however if the death of the person has not been occurred, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो he can be cross examined under section 160. he can be cross examined under he can be cross examined under section what the section is, under section 148. he can be cross examination under section 148, and his statement can be corroborated under 160, and his statement can be corroborated under 160. यदि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तो उसकी प्रतिपरीक्षा धारा 148 के अंदर ली जाएगी, धारा 148 के अंतर्गत ली जाएगी, और उसकी संपुष्टि धारा 160 में की जाएगी,
और उसकी संपुष्टि धारा 160 में की जाएगी। अब 148 और 160 कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोपरेशन, जो पहले क्या था 145 और 157, अब उसको कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, पीछे पढ़ेंगे जब भाई आएगा। और कोरोपरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, इससे हम लेटर ऑन डील करेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स ऑन इन द डिटेल, ठीक है ना। अब इस इतना समझ लीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि अगर वो जिंदा है, अगर वो मरा नहीं है, तो आप उसका क्या करेंगे सर, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे, और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने के बाद में आप उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे सामने वाले से, जो एडवोकेट होगा उसको क्रॉस करेगा और उसको कॉन्ट्राडिक्शन करेगा, उसकी जो स्टेटमेंट है उसी को काटने की कोशिश करेगा, तो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिया, विरोधाभास लेके आएगा स्टेटमेंट्स में। अगर वो आदमी नहीं मरा ना, तो उसके स्टेटमेंट सिंपल और सिंपल क्या कंसिडर किए जाएंगे, सिर्फ 161 के बयान, अगर पुलिस ने दर्ज किए तो। अगर वो आदमी नहीं मरा और उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे मजिस्ट्रेट ने, तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे 164 के 5 में, उसमें कंसिडर किए जाएंगे उसके स्टेटमेंट। समझ में आई? अभी क्या होते हैं सारे प्रोविजन, इसको हम पढ़ेंगे, बस तुम इतना से याद रखा करो, इतना समझ लो कि अगर वो स्टेटमेंट, अगर वो आदमी नहीं मरा, तो सिंपल जो पुलिस को बयान देते हैं वैसे बयान हो जाएंगे उसके, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं है, फिर उसको कोर्ट में आके वापस नरेट करना पड़ेगा सारी चीजें, क्योंकि जब मरा ही नहीं तो सर फिर तो कोर्ट में जाइए आप। ना समझ में आ रही है? अगर उसकी सर्टेनली डेथ नहीं हुई है, तो उसकी डेथ नहीं हुई है, उसका मतलब क्या होता है, डेथ नहीं हुई तो सर जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सिर्फ पर्चा बयान है एक तरह से, 161 का जो पुलिस को आप स्टेटमेंट देते हो वही स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? और डेथ हो गई तो फिर वो डायरेक्शन बन गया। यहां तक समझ में आई कहानी। तीसरा लिखिए, थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड लिखिए, द स्टेटमेंट मस्ट रिलेटेड टू द कॉज ऑफ हिज डेथ, द स्टेटमेंट मस्ट रिलेटेड टू हिज कॉज ऑफ हिज डेथ। ये कथन मुख्य रूप से उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, उसकी मृत्यु के कारण के बारे में, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, और द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, or the circumstances of the transaction which resulted in his death, which resulted in his death, which resulted in his death, या उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, या उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, या उस समव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया हो, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। अब इस मामले में रिट लगे एपीओ वाले मामले में तभी काम हो पाएगा। उसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि दिस इज वेरी अनफेयर टू द पर्सन जो लास्ट ईयर में है। उनकी क्या गलती है, वो 2 महीने पहले अगर पास आउट हो रहे तो व्हाट इज देयर फॉल्ट। अब और ये लिख देते अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता। हाँ, एक्सपीरियंस वैसे भी इनको रिक्वायर्ड नहीं है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस होता तो फिर बच्चा सोचता कि चलो ठीक है। जब एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, सिर्फ आपको पास आउट ही चाहिए, तो लिख देते अपीयरिंग वाले भी भरते, क्योंकि आरपीएससी एग्जाम कराने में 7-8 महीने लेगी, क्योंकि आरपीएससी कैलेंडर से गवर्न होती है, उसका एक सेट कैलेंडर है। तो मुझे लगता है इसमें रेट लगाई जाए, रेट कंटेस्ट की जाए, तो ये मामला, इसमें दोबारा फॉर्म निकलेंगे इसके, और फिर एग्जाम की डेट पोस्टपोन होगी। नहीं आएंगे लॉस का कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी इन्होंने एग्जाम करवाई, इन्होंने हाई कोर्ट में अभी हायर जुडिशियल की एग्जाम हुई है ना, एडीजी की एग्जाम हुई, उसमें पुराने लोग पूछे इन्होंने। अभी सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रहे हैं वो भी सब पुराने उस पे दे रहे हैं। अभी रिसेंटली सेक्शन 27 पे जजमेंट दिया है डिस्कवरी स्टेटमेंट पे, पढ़ा है आपने लाइव लॉ में, कल परसों का जजमेंट था। मैं सोच रहा था आपके ग्रुप में भेजूं, मैंने डाउनलोड तो किया हुआ है उसे। लेकिन ये अब जो ये बीएनएस है, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट आएंगे इनको 2-3-4 साल लग जाएंगे। हाँ, वो तो अब होगी ना। अब जो नए मामलों में ट्रायल चल रहे हैं वो भी नए तरीके से चल रहे हैं, लेकिन पुराने मामले में पुराने रहेंगे ना। नहीं, वो इट हार्डली मैटर्स। नए मामलों में तो अब चार्जशीट फाइल हो रही होगी, जुलाई से लागू होता ना ये, अभी क्या महीना चल रहा है, जुलाई अगस्त नवंबर, तो 90 दिन हो गए ना। अभी तो चार्जशीट फाइल हो रही होगी इनमें इस टाइम, तो अभी चार्जशीट ही लग रही होगी,
जजेस के पास तो ट्रायल के लिए आया कहां अभी तक मैटर? अभी तक तो एविडेंस स्टेज पे भी नहीं पहुंचा होगा, तो फिर कहां दिक्कत आ रही होगी? भैया तो सैलरी भी तो ले रहे हैं 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए, आएगी तो आएगी दिक्कत, और क्या, समाज के लिए काम तो करेंगे ना, या काम करना छुड़वा दें इन जजेस से? करने तो काम, लेट देम वर्क। चलिए आगे लिखिए प्लीज। इसमें केस लिखेंगे रतन 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 गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज 1959 सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा उतरना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा। रतन गोंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दिस इज 1959 सुप्रीम कोर्ट। Wherever the statement is, इसमें लिखिए क्या हुआ था इस केस में। इसमें कहता है स्टेटमेंट जो था ना सर, वो दूसरे की मृत्यु से रिलेटेड था। मतलब वो आदमी तो मर ही रहा था, मरते मरते बोला कि उसको तो उसने मारा है, ऐसे बोल रहा था वो। क्या बोल रहा था वो? उसको तो उसने मारा है, उसको तो उसने मारा है, और फिर इतने में मर गया। खुद को किसने मारा उसने वो नहीं बताया। समझ में आई? लिखिए इसमें भैया, जो मृत्यु जो हो रही है वो खुद के मृत्यु रिगार्डिंग होनी चाहिए ना, मतलब अपने लिए होनी चाहिए। इसमें लिखिए इफ द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज्ड, if the statement made by the deceased does not relate to his death, does not relate to his death, यदि यदि मृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन स्वयं की मृत्यु संबंधित ना होकर, यदि मृत व्यक्ति के द्वारा किया गया कथन स्वयं की मृत्यु संबंधित ना होकर, if the statement made by the deceased does not relate to his death, does not relate to his death, does not relate to his death, but to the death of another person, but to the death of another person, कथन स्वयं की मृत्यु से संबंधित ना होकर किसी अन्य की मृत्यु संबंधित हो, किसी अन्य की मृत्यु संबंधित हो, किसी अन्य की मृत्यु संबंधित हो, but to the death of another person, it is not relevant, it is not relevant, it is not relevant, it is not relevant। जैसे एक पत्नी ने क्या किया सर, सुनिएगा बात। जैसे एक पत्नी ने ऐसे बोला, एक पत्नी ने क्या बोला, एक पत्नी ने क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से। एक पत्नी ने ऐसे बोला कि मेरे पति को निशांत ने मारा है, मेरे पति को निशांत ने मारा है, और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए मैं भी सुसाइड कर रही हूं। अब जो स्टेटमेंट उसने दिया, ये जो स्टेटमेंट उसने दिया, क्या निशांत को इनकल्पेट करता है? क्योंकि स्टेटमेंट उसकी डेथ से रिलेटेड नहीं है। क्या निशांत को प्रोसिक्यूट करेंगे इसके पति को मारने के लिए? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अब आप कहोगे सर सर्कमस्टांसेस तो वही ना, डेथ इसलिए तो करी है उसने, ये तो उसको लगता है ना सर, उसके लगने से क्या होता है? बात समझ में आ रही है? उसका पति मरते मरते उसको बोल के जाता कि मुझे निशांत ने मारा है, तो बात बनती ना सर। उसकी पत्नी को हमेशा क्या लगता था कि उसके पति को निशांत ने मारा है, और वो कह रही कि मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। आप बताओ ये स्टेटमेंट जो इस टाइप का, ये जो सुसाइड किया उसने, सुसाइड नोट में जो उसने लिखा, ये स्टेटमेंट उसके डेथ से रिलेटेड है क्या? तो डेथ जो, ये तो किसी तो उसके पति की डेथ की बात कर रही है। तो स्टेटमेंट जो होते हैं वो खुद के जैसे रिलेटेड होनी चाहिए ना। अगर आप देखोगे ट्रांजेक्शन तो वही ना, अब आप कहोगे सर ट्रांजेक्शन तो वही ना, इसके चक्कर में उसकी डेथ हुई है। अरे ट्रांजेक्शन वो नहीं है, अलग है। आदमी को सेल्फ अज्यूम फैक्ट्स में नहीं जीना चाहिए ना। आज आज जैसे आप मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है ना, अड़ोस पड़ोस में, उस आदमी को लगता है कि मेरे बेटे पे काला जादू करवाया पड़ोसियों ने। होता है सर, गाँव में यूजुअली होता है कि मेरे बेटे पे काला जादू करवाया, इसलिए मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो किसी ने कुछ गलत करवाया। तो आदमी क्या करता है, मानता नहीं है कभी भी। समझना बात? क्या लगता है
इसमें कुछ का किसी दूसरे, और ये करके अगर वो खुद भी सुसाइड कर ले कि पड़ोसी ने मेरे बेटे पे काला जादू कराया था इसलिए मैं भी सुसाइड कर रहा हूं, तो ये डायमेंशन नहीं गया, समझिए, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट डिक्लेरेशन। बहुत स्पेसिफिक कोज ऑफ डेथ से और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट होना चाहिए और बहुत कंक्लूसिविटी में होना चाहिए, और निश्चित उसमें कोई निश्चित वो निश्चितता तो हो, निश्चित तो हो, कंक्लूसिव तो हो। डायरेक्शन का स्कोप बहुत वाइड है, लेकिन सिर्फ फालतू स्टेटमेंट नहीं आते हैं। थर्ड पॉइंट लिखिए ना, तो थर्ड था ना ये, इसी में थर्ड में इसी में और इसमें दो तीन केसेस और लिखेंगे अपन। इसमें केस का नाम लिखिए पकाला नारायण स्वामी, ये थर्ड पॉइंट है ना, इसी में एक और केस लिखिए पकाला नारायण स्वामी। थोड़ा पकाला नारायण स्वामी को भी समझते हैं कि क्या है पकाला नारायण स्वामी। हाँ ये उसमें भी था, कुछ कुछ केसेस ओवरलैप करेंगे। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर, दिस इज 1939 सुप्रीम कोर्ट। अब इस केस में क्या होता है सर, इस केस में एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को बोल के जाता है कि भैया मैं जो अक्यूज्ड है, आरोपी है, इसके कुछ पैसे बाकी है, मैं इसके घर जाके क्या करता हूँ सर, ताकि अपने थोड़े पैसे लेके आऊंगा मैं इससे। हस्बैंड अपने वाइफ को बोल के जाता है कि भैया मैं जा रहा हूँ अक्यूज के पास। जो ये अक्यूज था, ये जो आरोपी था, ये रहता था बहरामपुर। कहाँ रहता था, यू नो वेयर इज बहरामपुर, मतलब बहरामपुर कहाँ पे, बताओ, कब सुना है ना आपने नाम बहरामपुर? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये कहता है कि सर वो बहरामपुर में जाता है और जहाँ पे अक्यूज रहता था। कुछ दिनों बाद क्या होता है सर, इसकी लाश मिलती है एक बक्से में, और जो बक्सा था ना वो अक्यूज ने खरीदा हुआ था। जो बक्सा था, जो ट्रंक था, ट्रंक में लाश मिलती है हस्बैंड की, उसी में वो जो बक्सा था वो इसके नाम पर था, आरोपी के नाम पर था। तो जो उसकी वाइफ को स्टेटमेंट देके जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ बहरामपुर, उससे पैसे इकट्ठे करने, पैसे मांगने अपने वापस, तो आप देखेंगे एक तो ये डायरेक्ट डिक्लेरेशन है, प्लस जो बक्सा मिला है, ये जो बक्से का बिल है ये किसके नाम पर है, ए के नाम पर। तो दिस इज द कोरोबरेटिव एविडेंसेस। क्या है ये, संपुष्ट साक्ष्य है ये। क्या इसको क्या बोलते हैं सर हम, संपुष्ट कोरोबरेटिव एविडेंसेस। यहाँ पे सोल बेसिस हो, मतलब सिर्फ वाइफ के स्टेटमेंट पे कन्विक्शन नहीं हो गया है, देयर आर अदर एविडेंसेस आल्सो अवेलेबल। क्यों पैसे लेने गया था, वहां पे और भी एविडेंसेस हो सकते हैं कि वो आदमी कहाँ रुका था, किस किसने उसको उसके साथ लगे देखा है लास्ट बार। समझ में आई? तो पकड़ा नारायण स्वामी के केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, the deceased made a statement to his wife, the deceased made a statement to his wife। इस मामले में मृत व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को ये कथन किया गया कि स्टेटमेंट टू हिज वाइफ दैट ही वाज गोइंग टू द अक्यूज्ड, कि वह आरोपी के पास जा रहा है अपने उधार पैसे वापस लेने। He was going to the accused to collect money from him, to collect money from him. After a couple of days, कुछ दिनों पश्चात, after a couple of days, his body was found in trunk। कुछ दिनों पश्चात उसकी लाश
उसकी लाश एक बक्से में मिलती है, उसकी लाश अब उस एक बक्से में मिलती है। And the trunk was purchased on behalf of accused. And the trunk was purchased on behalf of accused. और उस बक्से को आरोपी के द्वारा खरीदा गया था, और उस बक्से को आरोपी के द्वारा खरीदा गया था। The court held that न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि The court held that न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि The statement made by the deceased to his wife, न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि आरोपी द्वारा न्यायालय किया कि मृत व्यक्ति द्वारा, आरोपी को काट दीजिएगा, मृत व्यक्ति द्वारा जो भी कथन उसकी पत्नी को किए गए थे, वह धारा 32(1) में ग्राह्य एवं सुसंगत है। धारा 32(1) में ग्राह्य एवं सुसंगत है। The statement made by the deceased to his wife was admissible in evidence under section 32(1) as the circumstances of the transaction which resulted into death क्योंकि वह कथन उस व्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया था, जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु कारित हुई है। तो समझ में आया, कॉज ऑफ डेथ भी समझ में आया होगा आपको, और ट्रांजैक्शन में भी डेथ हुई। अब इसकी जो डेथ हुई है वो किस में हुई? सर पैसा लेने जाग गया इसलिए डेथ हुई ना। देयर इज ए मूवी शूट आउट एट वडाला, देखिए आप लोगों ने, तो उसमें वो बताता है कि आज तू हिस्से के बदले किस्सा नहीं सुनाता तो आज तेरा किस्सा खत्म नहीं होता। तो यूजुअली क्या होता है, उसकी डेथ क्यों होती है? क्योंकि वो उसको उसके किस्सा सुनाता है। इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो यूजुअली क्या होता है कि व्हेन द ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन व्हिच goes or with like there is a transaction which resulted into death, एक समयवार से अगर आपकी मृत्यु हो जाए, ट्रांजैक्शन यूजुअली हेल्प्स इन अकरिंग ऑफ द डेथ। तो पकड़ानारायण स्वामी के अंदर भी यही हुआ। एक और किसका नाम लिखिए, शरद बृद्धिचंद शारदा। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज वी हैव टेक 1 and 2 लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर। ठीक है ना, इसके ऊपर ज्यादा लिखाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ जो कोर्ट ने क्या बोला उसको लिखा हूं। शरद बृद्धिचंद शारदा, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज 1984 सुप्रीम कोर्ट। पंचशील का सिद्धांत भी इसी में आया था, पंचशील प्रिंसिपल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर। The Supreme Court held that in this case, Section 32 Clause 1, also applicable to suicidal cases. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णय किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि धारा 32(1) आत्महत्या के मामलों में भी लागू होगी। पुराने सेक्शन इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि सर केसेस उसी टाइम के हैं, हम क्या करें।
ठीक है ना, समझ जाओगे ना तुम लोग। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा टास्क है ये, पुराना सेक्शन नया सेक्शन, बस तुम नए नए पे ही पढ़ो, लेकिन जहाँ केसेस है ना तो वहाँ समझ जाना कि पुरानी की बात हो रही है, ठीक है ना सर। जहाँ केसेस आएंगे वो समझ जाना, जो बच्चे पहली बार एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट लिखिए, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, द कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। मृत्यु का कारण प्रश्नगत होना चाहिए, मृत्यु का कारण प्रश्नगत होना चाहिए, मृत्यु का कारण प्रश्नगत होना चाहिए, मृत्यु का कारण प्रश्नगत होना चाहिए। The declaration under section 30, the declaration under section 26 clause 1, the declaration under section 26 clause A, the declaration under section 26 clause A, धारा 26 ए में किए गए कथन, धारा 26 ए में किए गए कथन मृत्यु के कारण संबंधित होने चाहिए, मृत्यु के कारण संबंधित होने चाहिए। The declaration made under section 26 clause A must related to the cause of death, must related to the cause of death, must related to the cause of death। किसका नाम लिखिए, आर दन्नू, आर दानू सिंह, अब दन्नू है दानू है आप लोग को देख लीजिएगा। दानू है दन्नू है, दानू ही कहेंगे ना से। आर दानू सिंह वर्सेस एम्परर, वर्सेस एम्परर। इससे ईयर पता नहीं लग रहा मुझे, 25 CR, ये साइटेशन है इसकी। क्रिमिनल लॉ जनरल तो ठीक है, लेकिन 25 क्या 1925 वॉल्यूम नंबर होगा। उस टाइम इतने केसेस थोड़ी होते थे कि 25 वॉल्यूम तक जा रहे हैं। ईयर ही होगा ये ईयर ही होगा, क्योंकि उस टाइम इतने केसेस थोड़े थे कि 25 वॉल्यूम बन गई। आजकल बनती है इतनी वॉल्यूम, तो आता ना SSC, आता ना 2 SSC, इतना 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 पूरा। आजकल मुझे लगता नहीं कि ठीक है जो भी है इसका 1925 ईयर होगा। अब इस केस में होता क्या है समझना, अब इस केस में क्या होता है सर, अब मैंने आपको बताया ना कि मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए कथन, किससे संबंधित होना चाहिए, मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए। अब इस केस में क्या होता है सर, ऐसा होता है कि एक के साथ 5 डकैत हो रहते हैं। ए अपने साथ में 5 और लोगों के साथ में डकैती करने जाता है, ठीक है। ये गांव में जाते हैं, और गांव में जाते हैं इसको बहुत बुरे बुरे तरह से इसको पीटते हैं गांव वाले। ये उल्टा पकड़ में आ गया, डकैती करने गया था लेकिन उल्टा पकड़ के इसी को पीट दिया गांव वालों ने। एंड ही हैज बीन सीरियसली इंजर्ड, he has been seriously injured in that thing। ये जब इंजर्ड होता है तो इंजर्ड होने के बाद में ये बताता है कि हम लोग कौन कौन है, कहाँ कहाँ डकैती करते हैं, हम कहाँ कहाँ क्या क्या करते हैं, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या किया हुआ है, ये सब कुछ बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कि इसकी कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसकी मृत्यु का कारण क्या है। समझ में आई बात। टेक्निकली देखा जाए तो ये पूरा कन्फेस करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, कन्फेस तो, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने होगा, पुलिस को तो कन्फेशन कैसे होगा। लेकिन जो भी बता के जा रहा है सब कुछ बता रहा है कि हमारे साथ कौन कौन थे। इसने पूरा बताया कि हम गांव में मैं आया, मेरे साथ 5 लोग और आए, हम लोग डकैती करने गए, हमने बहुत डकैती करी, बहुत पैसा कमाया और बहुत लूटमारी करी। लेकिन इन्होंने एक बात भी नहीं बोली कि इसकी डेथ कैसे हुई। तो स्टेटमेंट जो है वो कॉज ऑफ डेथ मैंडेटरी है होना उसमें। अपनी 4 बातें एक दूसरे की क्या करी उससे मतलब नहीं है, समझ नहीं बात। कॉज ऑफ डेथ कहाँ है इसमें, लिखिए इसमें, लिखिए इसमें,
द कोर्ट हेल्ड दैट न्यायालय ने अभिनत क्या की द कोर्ट हेल्ड दैट डिक्लेरेशन इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस against the other person as it does not relate to death as it does not relate to death but the participation of his associates लिखिए प्लीज इसमें ये कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा क्योंकि ये स्वयं की मृत्यु से संबंधित नहीं है क्योंकि ये स्वयं की मृत्यु से संबंधित नहीं है परंतु ये कथन अन्य लोगों के भाग लेने संबंधित है अन्य लोगों के डकैती में भाग लेने से संबंधित है पांचों पॉइंट लिखिए The statement must be complete and consistent. जैसे मान लीजिए उससे पूरा स्टेटमेंट आपने ले लिया और लास्ट में आप उसे पूछ रहे हो और कुछ कहना है और कुछ याद आ रहा है आपको, बताइए और क्या कहना चाहते हैं आप, इतने में सर उसकी डेथ हो जाती है। सिर्फ इस बेसिस पर वो इनकंसिस्टेंट थोड़ी हो गया। और कुछ याद आ रहा है आपको और कुछ बताइए और क्या बोलना चाहती हैं आप। अब आप उससे पूछ ही रहे थे, इतने में वो डेथ हो गई उसकी। तो ये इतने से में ये इनकम्प्लीट थोड़ी माना जाएगा ये। अब उससे पूछा व्हाट मोर यू वांट टू से, तो इसमें कंप्लीट तो हो चुका है ना स्टेटमेंट, जिसको बोला तो बोल दिया। ऐसे तो आदमी बोलते रहेगा, फिर बुलवाते रहो उसे, भाई और क्या कहना है, बोलते रहो। फोन में नहीं बोलते तू बता, नहीं बोलते तू बता और बता। तो ऐसे तो फिर बताते रहो। फिर यूजुअली क्या होता है, स्टेटमेंट तो कंप्लीट हो चुका है ना, बात समझ में आई। तो अब इसी चीज के ऊपर कि कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसी के ऊपर अपने वाला केस लिखा है, अदबीर वाला। ठीक है, इसमें क्या लिखा है अपन ने, अदबीर वाला केस लिखा है ना। छठा पॉइंट लिखिए, द डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज ए विटनेस। अच्छा, 5 हिंदी में नहीं लिखवाया। द स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट। लिखिए, कथन संपूर्ण व संगत होना चाहिए, कंसिस्टेंट, संगत होना चाहिए, संपूर्ण व संगत होना चाहिए। छठा पॉइंट लिखिए, द डिक्लेरेंट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज ए विटनेस। कथन करने वाला व्यक्ति साक्षी के रूप में सक्षम होना चाहिए। अब साक्षी के रूप में सक्षम का क्या मतलब है सर? एक दो चीजों की सक्षमता समझिए आप। जहां पे मैं बात करता हूं कॉम्पिटेंसी की, सर एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम। अब कॉन्ट्रैक्ट की सक्षमता क्या होती है कि मेजर होना चाहिए, सोल माइंड होना चाहिए ना, साउंड होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। एक तो होती है कॉम्पिटेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक सक्षमता होती है संविदा करने के लिए, और एक सक्षमता होती है विटनेस बनने के लिए। समझिएगा बात। जहां पे मैं सक्षमता की बात करता हूं तो दो तरह की सक्षमताएं होती है, एक संविदा करने के लिए सक्षमता होती है और एक साक्षी बनने के लिए सक्षमता। साक्षी बनने की सक्षमता क्या है, इसके लिए आप सेक्शन देखिए जल्दी से निकालिए एक बार डायरेक्ट। भाई कौन बंदा बन सकता है अपना, आप एक बार सेक्शन निकालिएगा।
124 निकालिए प्लीज जल्दी से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 124 निकालिए। 124 भाई कौन आदमी विटनेस बन सकता है? 124 निकालिए। 124 क्या बोलता है? 124 ये बोलता है कि अगर किसी भी आदमी से आप सवाल पूछ रहे हो और वो आदमी क्या कर रहा है सर, उसका रैशनल आंसर दे रहा है, मतलब आप कोई सवाल उससे पूछ रहे हैं और वो आदमी उनका युक्त संगत उत्तर दे रहा है। युक्त संगत क्या मतलब होता है? मतलब आपने उससे कोई सवाल पूछा और वो सेंसिबल तरीके से उसका आंसर कर रहा है, प्रॉपरली आंसर कर रहा है। अगर वो रैशनल आंसर कर पा रहा है तो वो डाइंडिकेशन भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए एक 6 साल का बच्चा है, उसके पिताजी की रात बहुत शराब पी के आए, उसकी माँ को तो मार ही दिया और उसको भी बहुत क्रिटिकली इंजर्ड कर दिया। अब बच्चा एक सोल आई विटनेस है वहां पे। अब बच्चे से पूछा कि बेटा क्या हुआ था, किसने मारा? अब 6 साल का बच्चा है, वो सवाल समझ भी रहा है और सब कुछ बता भी रहा है। अगर वो नरेट कर पा रहा है कि उस रात हुआ क्या था, वो बता रहा है कि पहले पापा आए, मम्मी को मारा, झगड़ा हुआ और फिर मुझे भी मारा, इतने बोलेगा बच्चा। और छोटा, उससे छोटा हो तो पापा आए, मम्मी मारा, इसे बोलेगा। यूजुअली क्या होता है, द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। और छोटा होगा तो नहीं बोल पाएगा क्योंकि वो रेशनल आंसर नहीं दे सकता ना, वो सोच समझ के बता थोड़ी सकता है कि किसने किसको मारा। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर, तो डायरेक्शन कौन दे सकता है सर? जो कि कॉम्पिटेंट है स्टेटमेंट देने के लिए। समझ में आई बात? देखिए इसमें इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इफ द पर्सन is able to give, if the person is able to give rational answer to those question, rational answer to those question which put to him, then such person is competent to give dying declaration. Then such person is competent to give dying declaration. Then such person is competent to give dying declaration. लिखिए, यदि यदि वह व्यक्ति उससे किए गए प्रश्नों को समझने या युक्ति संगत उत्तर देने के लिए तैयार है तो वह मृत्युकालीन कथन कर सकता है। अगर छोटा बच्चा भी है तो क्या दिक्कत है? समझ पा रहा है ना आपकी बात, बोल पा रहा है ना कि हुआ क्या था उसके साथ। अगर तो वो ऐसा कर पा रहा है देन इट इज फाइन, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। ठीक है ना? आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। किसका नाम लिखिए, सातों पॉइंट लिखिए। सातवें पॉइंट में मैं कुछ इधर उधर के पॉइंट्स बता दूंगा। ठीक है ना? इसमें लिखिए एक केस का नाम लिखिए सातवें पॉइंट में, काका सिंह। किसका नाम लिखिए? काका सिंह। क्या नाम है केस का? काका सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। सर अगर आदमी कोई अनकॉन्शियस है, क्या है? कोई आदमी अनकॉन्शियस है, बेहोश है ना, वो सर बेभान है। बेभानी कहते हैं ना आप लोग बेहोशी को, क्या कहते हैं? एक तो सर सभान, होश में, बेभान कह दो या फिर बेहोश कह दो, बेहोश कह देता हूं मैं। ठीक है ना? कोई आदमी अनकॉन्शियस है तो उसका स्टेटमेंट कैसे फिर रिकॉर्ड होगा? जैसे मान लीजिए अदबीर वाले केस में कोई भी अगर कंपाउंडर बोल देता है, ड्राइवर बोल देता कि सर जब वो लड़की आई थी दैट गर्ल वाज अनकॉन्शियस, तो केस बिगड़ जाता ना पूरा। सर उसको अपने बेहोशी काले से उठाया, मतलब वो लड़की होश में थी, पड़ोसी ने बुलाया तो भी वो होश में थी, ऐसे पकड़ के गले को हॉस्पिटल के एम्बुलेंस में डाला अदबीर वाले केस में, तभी वो होश में थी। और जब पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड किया तभी वो होश में थी। समझ में आ रही है? तो आपका कॉन्शियस होना बहुत जरूरी। लिखिए, वेयर द इंजर्ड पर्सन वाज अनकॉन्शियस, where the injured person was unconscious,
डायन डिक्लेरेशन शुड बी रिजेक्टेड, डायन डिक्लेरेशन शुड बी रिजेक्टेड, डायन डिक्लेरेशन शुड बी रिजेक्टेड। जहां कहीं भी, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में है, बेहोशी की हालत में है, बेहोशी की हालत में है, तो ऐसे मृत्युकालीन कथन को, तो ऐसे मृत्युकालीन कथन को, तो ऐसे मृत्युकालीन कथन को, कथन को निरस्त किया जाना चाहिए, तो ऐसे मृत्युकालीन कथन को निरस्त किया जाना चाहिए। किसका नाम लिखिए, मोहनलाल, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1982। अब तो सर मैंने आपको बता दिया था कि जब कभी भी इनकंसिस्टेंसी है, सर विसंगत है आपके सारे स्टेटमेंट, सुनने के बाद अगर सर सेम लाइन पे जा रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, एक ही बात सब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अगर रिपीटेशन हो रही है सर, अगर अगर दे आर नॉट ऑन, इफ दे आर नॉट ऑन सेम लाइन देन दिस इज द इशू ना। इस इशू को सोल्व किया मोहनलाल ने, लिखिए मोहनलाल वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ महाराष्ट्र। मतलब कथन जो किए बार बार, डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहे हैं, मृत्युकालीन कथन लगातार बदल रहे हैं। तो अब लिखिए मोहनलाल वाले केस में, इसमें लिखिएगा प्लीज, where there more than one declaration, where there more than one declaration, जहां कहीं भी एक से ज्यादा मृत्युकालीन कथन है, जहां कहीं भी एक से ज्यादा मृत्युकालीन कथन है, जहां कहीं भी एक से ज्यादा मृत्युकालीन कथन है, मृत्युकालीन कथन है, more than one declaration, the first one should be preferred, the first one should be preferred, the first one should be preferred। जो कथन सर्वप्रथम किया गया है, जो कथन सर्वप्रथम किया गया है उसे लिया जाना आवश्यक, उसे लिया जाना चाहिए। जो कथन सर्वप्रथम किया गया है उसे लिया जाना चाहिए, उसे लिया जाना चाहिए। 8वां पॉइंट, FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन, FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मृत्युकालीन कथन, पर मृत्युकालीन कथन, प्रथम सूचना रिपोर्ट पर मृत्युकालीन कथन, FIR एज डाइंग डिक्लेरेशन। किसका नाम लिखिए, के रामचंद्र रेड्डी, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दिस इज 1976 सुप्रीम कोर्ट। लिखिए इसमें, वेयर एन इंजर्ड पर्सन लॉन्च द FIR, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, वेयर एन इंजर्ड पर्सन लॉन्च द FIR, जहां कहीं भी घायल व्यक्ति द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, वेयर एन इंजर्ड पर्सन लॉन्च द FIR एंड देन डाइड, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, then it was held to be relevant as dying declaration, then it was held to be relevant as dying declaration, then it was held to be relevant as dying declaration, then it was held to be relevant as dying declaration। ठीक है, एक केस लिखिए, जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 1999। अब जयप्रकाश वाले केस में क्या होता है सुनिएगा सर। इस वाले केस में कंप्लेन देते हैं, किसको क्या देते हैं सर? परिवाद देते हैं। क्या देते हैं? परिवाद। कंप्लेन केसेस भी होता है ना सर, तो इसमें क्या होता है पुलिस वाले को कंप्लेन देते हैं कि सर ये कंप्लेन है, लिखिए इसमें। इन दिस केस ए कंप्लेन मेड टू पुलिस, इन दिस केस ए कंप्लेन मेड टू पुलिस, in this case complaint made to police can also be considered as dying declaration, can also be considered as dying declaration, can also be considered as dying declaration, can also be considered as dying declaration। ठीक है, एविडेंशियरी वैल्यू हम कल करेंगे, बट नाउ वी विल डिस्कस सम केसेस ऑफ सुप्रीम लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अभी 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर कब थी सर? एक महीने पहले, 2 महीने पहले, एक महीने पहले ना। हाँ 27 अक्टूबर का जजमेंट है, 27 अक्टूबर 2024 का जजमेंट है सर। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रमजान खान। रमजान खान 2024 का जजमेंट है। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने दिया जजमेंट, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सीटी रवि कुमार। अब इस केस में क्या होता है सर? इस केस में एक डाइंग डिक्लेरेशन होता है, और डाइंग डिक्लेरेशन ओरल होता है, जो किसको देते हैं? रिलेटिव्स को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? क्लोज रिलेटिव्स को डाइंग डिक्लेरेशन देती है महिला मरने से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिफोर, लिखिए इसमें, oral dying declaration made to close relative, oral dying declaration made to close relative, made to close relative, made to close relative made to court, made to close relatives require cautious assessment, require cautious assessment before used to be convicted, before used to be convicted, before used to be convicted, cautious assessment before, ऐसे लिखिए, काटने के थोड़ा रुकिएगा, इसमें दोबारा लिखिए, require cautious assessment before being used to convict accused, before being used to convict accused, used to convict accused। करीबी नातेदारों को दिए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन, करीबी नातेदारों को दिए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन में आरोपी को दोष सिद्ध करने से पूर्व, कथन में आरोपी को दोष सिद्ध करने से पूर्व न्यायालय को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा, न्यायालय को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा, न्यायालय को सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा। दिस इज जजमेंट ऑफ 31 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है, ये जजमेंट भी लिखिए प्लीज। पढ़ना है आप लोगों को, जजमेंट में भेजू जजमेंट को, इसे गुड जजमेंट। यू वांट टू रीड दिस जजमेंट, इसमें हेड नोट्स वगैरह दिए हैं, यू वांट टू रीड दिस जजमेंट,
ठीक है, मैं जजमेंट आपको भेजता हूँ, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सो दैट यू कैन रीड जजमेंट। ग्रुप में देख लीजिएगा। किसका नाम लिखिए, द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। द स्टेट ऑफ झारखंड, द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। जो मैं केसेस भेजता हूँ आप लोगों को, उसका प्लीज प्रिंट आउट करा के रखा कीजिए अपने पास, प्रिंट आउट करके रखा कीजिए। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, तुमको तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लो को इंप्रूव करेंगे। राय अलियास पांडव राय, अलियास पांडव राय। दिस इज 31 अक्टूबर 2022 का जजमेंट है ये, एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाय ऑनरेबल जस्टिस, उस टाइम ये जस्टिस हुआ करते थे, ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ का है ये जजमेंट। इसमें देखिए बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, जजमेंट आपको दिखा दूं क्या मैं एक बार बोर्ड पे? पांडव राय, पांडव राय, दिस इज रिपोर्टेबल जजमेंट। ऊपर आते बता देना, शैलेंद्र आया क्या ऊपर? देखिए इसमें पढ़िए, इस केस में बोला क्या था पहले वो सुन लीजिए। इस केस में बोला था कि पुलिस ऑफिसर भी क्या कर सकता है सर, रिकॉर्ड कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है नाइन डिलेशन तो भी वो इनवैलिड नहीं है। अमित, अमित अंदर आना। ये किस चीज की आवाज आ रही है? तो निकालो उसे बाहर, निकालिए उसे बाहर, निकालिए, ठीक है ना। देखिए इसमें पढ़िए आप, द एडमिसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी वैल्यू ऑफ डायरेक्ट डिक्लेरेशन। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, देयर इज नो रूल टू इफेक्ट दैट अ डायरेक्ट डिक्लेरेशन इज इनएडमिसिबल व्हेन इट इज रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इंस्टेड ऑफ अ मजिस्ट्रेट। मतलब ये कहीं नियम नहीं है कि ये इनएडमिसिबल हो जाएगा अगर ये पुलिस ऑफिसर की जगह मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट की जगह पुलिस ऑफिसर ने रिकॉर्ड कर लिया तो। ये कहीं नियम नहीं है, मतलब पुलिस ऑफिसर भी रिकॉर्ड कर सकता है। आगे पढ़िए, फिर भी कह रहे हैं कि आइडियली जिसको रिकॉर्ड करना चाहिए वो कौन है साहब? मजिस्ट्रेट को। आइडियली किसको रिकॉर्ड करना चाहिए? मजिस्ट्रेट को। इट कैन नॉट बी सेड दैट डायरेक्शन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस पर्सनल आर इनएडमिसिबल फॉर दैट रीजन अलोन। सिर्फ इसको इनएडमिसिबल इसलिए नहीं करना चाहिए कि पुलिस वाले ने रिकॉर्ड किया है। आगे पढ़िए, स्टेट ऑफ कर्नाटक और शरीफ, ये सबने क्या बोला है, द वेदर द सब में क्या इशू था, द डायरेक्शन रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर इज एडमिसिबल मस्ट बी डिसाइडेड फॉर द आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। अब कुशाल राव वाले केस में सुनिए, तो जजमेंट मैंने भेज दिया है आप लोगों को। इफ यू वांट टू रीड द जजमेंट, इसमें पूरा आप इसको पढ़िए डायरेक्ट रिलेशन के ऊपर, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ इंप्रूव होगी आपकी। और बहुत बेसिक इंग्लिश है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की इंग्लिश है। तुम लोग अभी मैंने पढ़ा तुम्हारे सामने, तो बेसिक बेसिक इंग्लिश है। थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा और नॉलेज मिलेगी ही सही। नहीं समझ में आया तो इस केस को खोल लेना, अपने मोबाइल में इधर जाना और ट्रांसलेट कर देना। ट्रांसलेट आता है ना बटन, तो ट्रांसलेट कर देना उसको, फिर अपने हिंदी में पढ़ लेना नहीं समझ में आए तो। बट आई विल फॉरवर्ड दिस जजमेंट टू यू। ठीक है ना। तो इसमें लिखिए, इस जजमेंट में लिखिए, डायरेक्ट डिक्लेरेशन डज नॉट बिकम इनएडमिसिबल, डायरेक्ट डिक्लेरेशन डज नॉट बिकम इनएडमिसिबल merely because police officer recorded it, merely because police officer recorded it। मृत्युकालीन कथन, सिर्फ इसलिए
सिर्फ इसलिए अग्राह्य नहीं होंगे कि उसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया है। सिर्फ इसलिए अग्राह्य नहीं होंगे कि उसे पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसका नाम तो नहीं लिखी, मैं जजमेंट भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? आई डोंट नो वाई व्हाट्सएप वेब क्यों नहीं काम कर रहा है आजकल। व्हाट्सएप वेब को दिक्कत हो रही है क्या? क्या करें, पता नहीं, व्हाट्सएप वेब ओपन ही नहीं हो रहा है। देयर इज वन मोर जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायमेंशन डिस्कस किए हैं। केस का नाम लिख लीजिए आप, राजेंद्र सन ऑफ रामदास, राजेंद्र सन ऑफ रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब सोचिए सारे जजमेंट जो है जो हम लोग ये पढ़ते हैं, दिस इज द बॉम्बे हाई कोर्ट। राजेंद्र वर्सेस रामदास चौधरी नहीं है, रामदास कोल है अपना। तो अरे वो लाइव अपन को उसमें चाहिए, इंडियन कानून में चाहिए, रामदास कोले, राजेंद्र वर्सेस रामदास कोले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट भेजता हूं मैं आपको इसका ना, इसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है। मुझे ट्यूटरिंग की बात होती है ना, पढ़ाना लिखाना सिखाने की बात होती है, उस पर है जजमेंट कि ज्यादा पढ़ाने लिखाने वाले के साथ। रामदास में पूरा नाम लिख दो ना, कोले। तो हमारे प्यारे इंडियन कानून पे केस ही नहीं है। फ्री की वेबसाइट से हम केसेस पढ़ते रहते हैं दिन भर, फ्री की वेबसाइट से तो पढ़ते हैं। अदरवाइज ये केसेस पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर एसएससी का सब्सक्रिप्शन लो, एसएससी का क्या लो, सब्सक्रिप्शन। तो फ्री की वेबसाइट से केसेस दिन भर पढ़ते रहते हैं अपन लोग। तो सर ये केस का नाम लिख लिया ना आप लोगों ने, मैं इसको भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना सर? आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। एंड वी विल सी यू टुमारो, मंडे। हाँ।